हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लास 10 में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पर। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी का क्या अर्थ होता है, इकोलॉजी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है जिसमें ओइकस से ये बना हुआ है। इकोलॉजी जो शब्द है, वर्ड है, ये ओइकस से बना है जिसका अर्थ होता है हाउस, अर्थात आप इसे घर भी कह सकते हैं। और दूसरा इसमें जो वर्ड है वो है लॉगस, इसे हम लोग कहते हैं स्टडी। हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी घर का अध्ययन का कहने का मतलब जीवधारी का जो निवास स्थान होता है उसी को हम लोग उसकी पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इकोलॉजी। आप ऐसे सिंपल कह सकते हैं कि किसी जीवधारी का जो निवास स्थान है उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा इसमें जो वर्ड है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का मतलब आप जानते हैं, जनरली इसे हम कहते हैं पर्यावरण हिंदी में। तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब ढका हुआ। तो हम अपनी चारों तरफ हमारे जो भी गैसीय वायुमंडल है या फिर जो भी हमारे चारों तरफ वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो लिविंग कंपोनेंट हो या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट हो, उन सभी वस्तुओं से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो आप ये समझिए कि जो क्लास 10 है, क्लास 10 के अंतर्गत जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है इसे बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा इसका ओवरव्यू टाइप का ही केवल पढ़ना है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, केवल आप जनरल तौर पे समझिए कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, जो इकोलॉजी और जो एनवायरनमेंट है इन दोनों का भी आपस में रिलेशन है। तो एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें एक और वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल निकेल। अब ये इकोलॉजिकल निकेल क्या होता है? अब ये जो इकोलॉजिकल निकेल है इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक कर्मता। पारिस्थितिक कर्मता का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स ही हो सकते हैं, वो अगर किसी प्लेस पे हैं, स्थान पे हैं, तो वहाँ पे उनका क्या रोल है अपने होम में या फिर अपने स्थान पे उनका क्या रोल है, तो उसका जो रोल है उसी को हम लोग उसका कहेंगे इकोलॉजिकल एक तरह से निकेल। तो ये क्या है, मतलब किसी जीवधारी का जो निवास स्थान है उसे हम लोग उसकी इकोलॉजी कहेंगे, और उसका वहाँ पे जो रोल है, जो कार्य है, उसके कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल निकेल कहेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे एक हैबिटेट होता है। तो हैबिटेट को ऑलरेडी हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिट और हैबिटेट, तो इसका मतलब भी क्या है, वास स्थान से है। तो जीवधारी किस हैबिट या हैबिटेट में वो सर्वाइव करता है, रहता है, अपना जीवन यापन करता है, उसी को हम लोग उसका हैबिट या फिर हैबिटेट कहेंगे। अब एक यहाँ पे दूसरा वर्ड है, हम इसे ध्यान से अगर देखें तो जनरली जो इकोलॉजी या एनवायरनमेंट है ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, और इसमें एक और वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम आप ध्यान दीजिए, इकोसिस्टम में हम लोग इसे बोलते हैं हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है ए रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो जनरली पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, जैविक और अजैविक घटकों का जो रिलेशन होता है, जो आपस में संबंध होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो जैविक घटक में खास रूप से आ जाएंगे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो जंतु होते हैं, वो सब आ जाते हैं, साथ ही जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, इन दोनों को हम लोग कॉमन रूप से किसमें सम्मिलित करते हैं, जैविक घटक में शामिल करते हैं, अर्थात जो जीवधारी होते हैं। इसके अलावा जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, ओके, सॉइल हुआ, और बाकी टेम्परेचर आदि जो चीजें हैं, इन सबको हम लोग किसमें शामिल करते हैं, अजैविक घटक में, अर्थात एबायोटिक कंपोनेंट में। तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हम जैविक और अजैविक घटक को देखते हैं। तो आपने देखा कि जो जैविक घटक है इसमें सभी तरह के जंतु, वो चाहे एक कोष के हो या फिर बहुकोष के हो, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक कोष के और बहुकोष की, इन दोनों को शामिल किया जाता है। और जो अजैविक घटक होता है उसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है, लाइट है, ये सारी चीजें जो होती हैं उसे हम लोग अजैविक घटक में या फिर अजैविक घटक में शामिल करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में शामिल करते हैं। तो जो सजीव वस्तुएं होती हैं, सजीव होते हैं, खास रूप से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते
हैं, जो ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे फिलहाल यहाँ पे, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उन सबको हम लोग अजैविक घटक में एबायोटिक कंपोनेंट में शामिल करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में खास रूप से जो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट में किसे शामिल किया गया है। तो बायोटिक कंपोनेंट को अगर हम ऐसे डिवाइड करें, इसे भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को हिंदी में हम कहेंगे उत्पादक। उत्पादक का अर्थ क्या होगा, अर्थात जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। इनमें खास रूप से क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो जितने उत्पादक होंगे वो अपना भोजन स्वयं से बनाएंगे। तो इनमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें शामिल किया जाता है केवल प्लांट्स को। तो जो पेड़ पौधे या फिर वनस्पतियां जो भी होती हैं वो सब उत्पादक में प्रोड्यूसर के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे वो होता है कंज्यूमर। तो जो दूसरे नंबर पे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता। अब ये जो उपभोक्ता होते हैं इनमें कौन कौन से हैं, तो उपभोक्ता को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसमें जो 3 कैटेगरी है, तो इसमें जो पहली कैटेगरी होती है इसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इनमें कौन आते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता में ये खास रूप से शाकाहारी होते हैं। तो जैसे खरगोश हुआ वो क्या है, शाकाहारी, टिड्डियां हुई शाकाहारी है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो जो शाकाहारी पे डिपेंड होते हैं, ये इसका मतलब क्या हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। तो मांसाहारी में जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, उसके अलावा मेढक हुआ, ये सब क्या है, मांसाहारी में आते हैं। इसी तरह से एक और होता है तृतीयक उपभोक्ता। अब ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, इसमें जैसे मनुष्य है, बिल्ली है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, एक तरह से सर्वाहारी हम कहते हैं, क्योंकि मनुष्य तो केवल मांस खाएगा नहीं या फिर केवल साग सब्जी खाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी। बिल्ली क्या है, सर्वाहारी, तो दूध भी पीती है, मांस भी खाती है। तो ऐसी स्थिति में वो रोटी भी खाती है, चावल भी खाती है, सारी चीजें हैं। तो बिल्ली, कुत्ता हुआ, मनुष्य हुआ, ये सब क्या है, सर्वाहारी में आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट में जो दूसरा टाइप कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आता है। प्राइमरी में मैंने आपको बताया जितने हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, इस तरह से इसे कैटेगराइज करते हैं। शाकाहारी में मैंने खरगोश का एग्जाम्पल दिया, मांसाहारी में जैसे आप कुत्ते और बिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, शेर का, चीते का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो मांसाहारी भी होते हैं। फिलहाल आप शेर का एग्जाम्पल लेंगे, चीते का एग्जाम्पल लेंगे, मेढक का एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। इसके अलावा मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली ये सब किस में आ जाएंगे, सर्वाहारी में, अर्थात तृतीय उपभोक्ता में आएंगे। अब एक और होता है यहाँ पे कंज्यूमर के बाद जो नेक्स्ट नंबर पे होता है, इसे हम लोग कहते हैं डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर क्या होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता, अब ये अपघटनकर्ता क्या होते हैं, तो अपघटनकर्ता में खास रूप से जो कवक होते हैं और जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होते हैं, ये जो बायोटिक कंपोनेंट में जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, इनके डेड करने पे इनको पूरी तरह से सड़ाने का, इनको डीकम्पोज करने का काम, नष्ट करने का काम जो करते हैं वो कौन करेगा, डीकम्पोजर करेगा। तो इस तरह से जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसे 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर में जो पौधे होंगे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, उनको शामिल किया जाएगा। जबकि जो कंज्यूमर होंगे उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को शामिल किया जाएगा, जिसका मैंने आपको बारी बारी से एग्जाम्पल भी बताया। और डीकम्पोजर वो होंगे जो इन दोनों को नष्ट करने का कार्य करेंगे, और ऐसी स्थिति में हम कवक और जीवाणु का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस तरह से जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट की, अजैविक घटक। तो जो अजैविक घटक है उसमें आप ध्यान दीजिए कि अजैविक घटक के अंदर, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर एयर है, वाटर है, सॉयल है, लाइट है, ये सारी चीजें। तो जैसे हवा की जरूरत सभी जीवधारी को है,
वो चाहे ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करे। इसी तरह से जो वाटर है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए वो खास रूप से इम्पॉर्टेंट होता है। और उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो जिस तरह का जो भी फॉर्मेशन होता है वो भी किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा। सॉइल है, सॉइल सभी प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसी तरह से लाइट है, उसकी भी अपनी इम्पॉर्टेंस है, हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो एक तरह से जो सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी है, वही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और उसी का हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, चाहे वो हर्बीवोर्स के तौर पे यूज करें, चाहे कार्निवोर्स के तौर पे यूज करें, चाहे ओमनिवोर्स के शाकाहारी मांसाहारी या सर्वाहारी के तौर पे यूज करें, हम उपयोग केवल सोलर एनर्जी का ही कर रहे हैं। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट है, इसमें जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं वो सभी शामिल कर दी जाती हैं। तो इन दोनों के समूह को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, तो जो बायोटिक जो लिविंग बॉडी है और जो नॉन लिविंग बॉडी है, इन दोनों को कॉमन रूप से हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि इसमें फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं फूड चेन का मतलब क्या होता है। तो फूड चेन का मतलब हिंदी में से कहेंगे खाद्य श्रृंखला। तो चेन का मतलब श्रृंखला से है। तो जैसे आप ध्यान दीजिए, जो प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर के ऊपर एक तरह से प्रोड्यूसर के ऊपर कंज्यूमर डिपेंड करेंगे, कंज्यूमर डिपेंड करेंगे। और कंज्यूमर पे कौन डिपेंड करेगा, कंज्यूमर के ऊपर कौन डिपेंड करेगा, डिकम्पोजर डिपेंड करेगा। तो दोनों ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो प्रोड्यूसर इसको इस पे डिपेंड है कंज्यूमर, और इन दोनों पे डिपेंड होगा या फिर कंज्यूमर पे डिपेंड होगा डिकम्पोजर। अब एक चीज और ध्यान देना है हमें। अब जैसे अगर हम कंज्यूमर की बात करें, इसमें भी जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, इस पे सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड करेगा, और सेकेंडरी कंज्यूमर पे टर्शियरी कंज्यूमर डिपेंड करेगा। तो अलग अलग कंज्यूमर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऐसी स्थिति के कारण ये जो चेन बन रही है, जो श्रृंखला बन रही है, इसी को हम लोग कहेंगे खाद्य श्रृंखला। जैसे शाकाहारी जीवधारी उसे मांसाहारी खाएगा, तो शाकाहारी पे कौन निर्भर हुआ, मांसाहारी, और मांसाहारी शाकाहारी दोनों पे निर्भर हुआ सर्वाहारी। तो एक श्रृंखला बन रही है, एक चेन बन रही है। तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहेंगे। अब खाद्य जाल क्या होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब कई सारी फूड चेन, किसी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो कोई भी इकोसिस्टम होता है, चाहे वो मैन-मेड इकोसिस्टम है या फिर नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर कोई लैंड इकोसिस्टम है, अदरवाइज वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, वाटर, एयर, सॉइल, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर उसमें कोई भी इकोसिस्टम है और उस पर अगर कई तरह की जो फूड चेन है एक साथ अगर वो कंबाइन करती है, या फिर एक इकोसिस्टम के अंदर कई सारी फूड चेन्स पाई जाती हैं, तो इन सभी फूड चेन को कॉमन रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो जब एक ही इकोसिस्टम के अंदर कई फूड चेन आपस में मिल जाती हैं, कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं इसको। तो खाद्य जाल का हमने आपको अर्थ क्या बताया कि इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि एक से अधिक फूड चेन का जिक्र करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक इकोसिस्टम है, मान लेते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि आपको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये सभी होंगे। इसके अलावा डिकम्पोजर ये सभी देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कई तरह की फूड चेन्स होती हैं। तो ये सारी फूड चेन्स को एक साथ कॉमन रूप से क्या कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। हम लोग इसे बेसिकली क्या बोलते हैं, फूड वेब कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो एक पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एनर्जी कैसे फ्लो करती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत किसी भी टाइप का कोई भी इकोसिस्टम होगा, तो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है। तो एनर्जी फ्लो को अगर हम देखें इकोसिस्टम के अंतर्गत, तो जो एनर्जी होती है वो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ रखा होगा, ऊष्मागतिकी का नियम। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का नियम होता है, उसी के अनुसार जो एनर्जी का फ्लो होता है वो इकोसिस्टम के अंतर्गत होता है। तो इसमें दो तरह के नियम हैं खास रूप से, इसमें एक फर्स्ट लॉ है तो दूसरा एक सेकेंड लॉ है। तो इन दोनों नियमों के आधार पे हम लोग
जो ऊष्मागतिकी का नियम है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है ऊष्मागतिकी का? तो जो थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है उसके अनुसार माना जाता है कि जो एनर्जी है न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो पहले नियम के अनुसार ये बात सही है, वास्तव में एनर्जी वही है। और जो दूसरा नियम है, सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अनुसार माना जाता है कि जब एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, तो ऐसी स्थिति में कुछ जो एनर्जी होती है वो एटमॉस्फेयर में हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में रिलीज हो जाती है। अब इसी जो सेकंड लॉ है इसी के आधार पे एक 10% लॉ है जो इकोसिस्टम में लागू होता है। लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मागतिकी का, उसके अनुसार जो एनर्जी है वो एक फूड चेन के अंतर्गत ही या फिर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, जैसे हम बात करें ये हो गया मान लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन है? जैसे हमने कहा जो शाकाहारी वो प्राइमरी कंज्यूमर हुए। तो शाकाहारी जो है जब एनर्जी ट्रांसफर होगी सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में जब एनर्जी ट्रांसफर होगी, मान लेते हैं जिससे इसमें एनर्जी थी 100%, तो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो इसका केवल 10%, मतलब 90% एनर्जी जो थी वो लॉस हो गई। जबकि अब नेक्स्ट वाले में जब ये ट्रांसफर होगा, टर्शियरी में ट्रांसफर होगा, तो ऐसी स्थिति में इसका केवल मतलब 10% अर्थात 1% के आसपास एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो जो 10% लॉ कहता है वो क्या कहेगा कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो हर ट्रॉपिक लेवल में 90% एनर्जी का लॉस होता है, केवल 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉपिक लेवल के अंदर ट्रांसफर होती है। केवल 10% ऊर्जा ही अगले कोसी स्तर के अंदर ट्रांसफर होगी, 90% जो ऊर्जा होती है वो उसी कोसी स्तर में नष्ट हो जाती है। अब आप ऐसे समझिए जैसे पेड़ पौधे ने भोजन बनाया तो उसमें मान लेते हैं एनर्जी 100% स्टोर हो गई, जो सोलर एनर्जी है वो 100% स्टोर हुई। अब उसे जो कोई भी शाकाहारी जानवर अगर उस पौधे को खा रहा है, उस वनस्पति या शाक को खा रहा है, तो उसमें 100% नहीं एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसमें केवल उसका 10% मतलब 100 का 10% ट्रांसफर होगा। अब उस शाकाहारी जानवर को जो खाएगा उसका केवल 10% नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर होगा। तो इसी को कहते हैं 10% लॉ। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो अगला टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि जैविक आवर्धन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन। तो एक टॉपिक आता है इसी चैप्टर से रिलेटेड है, बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। अब ये क्या होता है भाई? तो जैविक आवर्धन का मतलब होगा, आप देखते हैं हमारे आसपास कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, खास रूप से जो पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम है हमारे पर्यावरण में वो मुख्य रूप से है। तो इसमें आप कई तरह के पोल्यूटेंट्स देखते हैं, जैसे प्लास्टिक है, कचरा है, उसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स हैं, तो ढेर सारी चीज़ें हैं, धुएँ हैं, और मोटर वाहनों से निकलने वाले, व्हीकल्स से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर अन्य चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको कई सारे पोल्यूटेंट दिखाई देते हैं। साथ ही कचरे हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये सारे वेस्टेज हैं। तो ये सारे जो वेस्ट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, ये एक तरह से क्या करते हैं काफ़ी समय में, जैसे अगर ये किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर फ्लो कर जाते हैं तो वाटर बॉडी में फ्लो करने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ दिनों के बाद, सालों के बाद, ये छोटे छोटे टुकड़ों में मॉलिक्यूल्स में, कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये इनका कणों में परिवर्तित होकर लंबे समय तक बने रहने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन अर्थात इसे हम लोग क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन। तो जो जैविक आवर्धन है ये क्या है कि पोल्यूटेंट्स का या फिर वेस्ट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट होना और लंबे समय तक एक वाटर बॉडी के अंदर फ्लो करना या फिर बने रहना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? बायोमैग्निफिकेशन। अब हम नेक्स्ट नंबर पे चर्चा करेंगे ओजोन परत जो है। जो ओजोन परत है काफी आपने इसके विषय में सुना होगा। तो जो ओजोन परत है ये क्या है? ओजोन लेयर। तो हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है इसमें अगर हम इसके सरफेस की बात करें तो इसमें इस तरह से इसके चारों तरफ इसका एक वायुमंडल है। तो इसमें पहला मंडल ध्रुव मंडल, दूसरे नंबर पे है समताप मंडल। तो समताप मंडल पे ही एक पतली सी परत होती है 2 से 3 किलोमीटर के आसपास, जिसे हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर।
अब ये जो ओजोन लेयर है, O3 जो लेयर है, ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन पराबैंगनी किरणों को एक तरह से हमारी पृथ्वी की सरफेस पे आने से रोकने का काम करती है। तो जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उन्हें एक तरह से ये सोख लेती है, तो मतलब फिल्टर होके सूर्य की किरणें केवल लाइट ही हमारी अर्थ सरफेस पे आती है, जो हमारे लिए या खास रूप से जीवों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है। लेकिन हमारी सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे खास रूप से अगर हम देखें, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, जो कि रेफ्रिजरेटर से, AC से और ऐसी चीज़ों से निकल रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से निकल रही है, वो बड़े पैमाने पे ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। साथ ही हम देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन गैस है, ये भी एक तरह से ओजोन परत का क्षरण करती है, उसे नष्ट करती है, जिससे जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे है, पराबैंगनी किरणें हैं, वो सीधे पृथ्वी पे पड़ने लग रही हैं। इस वजह से जैसे आप देखते हैं कि जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, साथ ही कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स ओजोन परत के नष्ट होने के कारण हो। और आप देखते हैं कि वैश्विक तापमान, मतलब जो एक तरह से जो हीट है, एनर्जी है, उष्मा है, गर्मी है, वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ओजोन परत आप क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास नंबर पे इसमें चर्चा करेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एनवायरमेंट में अगर पोल्यूशन होता है तो उसमें जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे कैसे मैनेज करते हैं और उसका मैनेजमेंट हम कैसे करें। तो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसमें हम लोग, इसके कई सारे तरीके होते हैं, फिर भी मैं कुछ जनरल सी बातें बताऊंगा। तो सॉलिड वेस्ट में खास रूप से ऐसे वेस्ट जो जिन्हें इजीली डिग्रेड न किया जा सके, नष्ट आसानी से नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम लोग सॉलिड वेस्ट में देखते हैं। तो सॉलिड वेस्ट में जैसे पॉलीथीन हुआ या फिर कोई बड़ा कचरा हुआ जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, काफ़ी हानिकारक है, तो उन्हें हम क्या करें, अलग अलग सेपरेट करें और उन्हें उनके लिए एक डंपिंग साइट बनाएं, एक कोई पर्टिकुलर प्लेस बनाएं जहाँ पे उन्हें हम लंबे समय तक के लिए उसे एक तरह से दबा दें, डंप कर दें और उससे किसी भी तरह से एटमॉस्फेयर को नुकसान ना हो। एक ये तरीका है। दूसरा है इंसिनरेशन करें, उसे काफ़ी हीट पे, काफ़ी एनर्जी पे उसे पूरी तरह से जला दें, बर्न कर दें, ताकि उससे बहुत कम इमिशन हो, जो धुआं निकले बहुत कम मात्रा में निकले। ऐसे कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर हम लोग सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं जैसे गोबर की खाद हुई या फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी सॉलिड वेस्ट में आता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग एक तरह से कंपोस्ट खाद के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। और इस आधार पे हम क्या करेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम है, खास रूप से शहरों से, गाँवों से जो कचरे निकलते हैं मतलब डेली लाइफ में, उसे हम काफ़ी हद तक उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसका प्रॉपर अगर हम मैनेजमेंट करें तो उससे कई तरह के बायो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब सॉलिड वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कोई भी पोल्यूशन होगा, किसी भी तरह का पोल्यूशन होगा, कोई भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होगी जिस वजह से जो यहाँ का बायोलॉजिकल वर्ल्ड है खास रूप से, अगर उसे किसी भी तरह का नुकसान होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अगर बढ़ जाती हैं, आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं, या फिर कोई भी टाइप का जो पोल्यूटेंट है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है नेचर के अंदर, तो ऐसी स्थिति को हम लोग पोल्यूशन कहते हैं। तो पोल्यूशन आप जनरल कह सकते हैं ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो बैलेंस नेचर को बिगाड़ रहा है, नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, उसे हम लोग पोल्यूटेंट नाम दे देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। बाकी किसी भी तरह के कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।